सुबह बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं उस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाजरीन, आज है जी साल के आखिरी महीने का नवा दिन और आज के दिन यानी 9 दिसंबर को इंसदादे बदउनवानी के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। पहली बार एंटी करप्शन डे 2004 में मनाया गया था और इस दिन को मनाने का मकसद मुआशरे को करप्शन के नुकसानात से आगाह करना है और करप्शन से बचाना भी है। हमारे मुल्क में करप्शन का नासूर जड़ें पकड़ता जा रहा है। लोगों को अपने जायज़ और नाजायज़ काम के लिए करप्शन का सहारा ज़रूर लेना पड़ता है और एक इंतहाई मनफी सोच ये लोगों ने बदउनवानी के हवाले से अपना ली है कि बदउनवानी, रिश्वत, मिलावटखोरी वो अपना हक समझना शुरू हो गए हैं और आवाम भी मायूस होती जा रही है, नाउम्मीद होती जा रही है कि शायद जायज़ काम जायज़ तरीके से करवाना अब मुमकिन ही नहीं रहा। नाज़रीन, करप्शन है क्या, किस किस सतह पर किस किस तरीके से की जाती है, करप्शन को रोका कैसे जा सकता है, इन तमाम मामलों पर आज के प्रोग्राम में हम मज़ीद भी बात करने वाले हैं। जबकि दूसरी जानिब कोरोना केसेस मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं और सूरत हाल में गवर्नमेंट की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई गई। ज़्यादा कोरोना केसेस मुस्बत आने वाले मुख्तलिफ इलाकों के मजीद 56 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिनमें दातागंज बख्श टाउन के 5 मकामात हैं, शालीमार टाउन के 2 हैं, जबकि समनाबाद के 27 मकामात समेत दीगर को हॉटस्पॉट करार दिया गया है कि वहां पर लोगों की आमदोरफ्त को महदूद करना है और कोरोना वायरस का फैलाव रोकना है। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम डिटेल बात करते हैं जी कुछ बागों के शहर की खूबसूरती के हवाले से। तो जिलानी पार्क में गुले दाऊदी के रंग बिखर चुके हैं। दिन का उजाला हो, रात की चांदनी हो, फूलों की खुशनुमाई है, बहुत जुदा गाना नजर आ रही है। बांसुरी की धुनों ने नुमाइश की दिलकशी को मजीद खूबसूरत बना दिया। मरवान से चौधरी रिपोर्ट में दिखा रही है। लाहौर के जिलानी पार्क में गुलों में रंग भर गए। गुले दाऊदी की नुमाइश का दूसरा रोज भी फूलों पर जौबन, फजा मुअत्तर। जिलानी पार्क में जादुई असर। शहरियों की बड़ी तादाद ने कोरोना SOPs का ख्याल रखते हुए सेल्फियां लेकर हसीन लम्हात को यादगार बनाया। एक जानिब दिलकश और दीदाजेब गुले दाऊदी का हुस्न तो दूसरी जानिब बांसुरी की मधुर धुनों ने रात को मजीद हसीन बना दिया। PHA के ज़रिए एहतमाम सजी इस नुमाइश में 100 से ज्यादा अक़साम के दिलकश फूल अपनी दिलकशी से सभी के मरकज़े निगाह हैं। कौसे क़ज़ा के रंगों से भरपूर दिलकश फूलों की ये नुमाइश 13 दिसंबर तक जारी रहेगी। कैमरामैन यासिर के साथ मरवान सर चौधरी, लाहौर न्यूज़। इस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ अपने माशरे की बात करते हैं, कुछ माशरती बुराइयों की बात करते हैं जो कि नासूर बनती जा रही है और बदउनवानी और करप्शन हमारे माशरे का एक नासूर बनता जा रहा है जिसने माशरे की जड़ें खोखली करके रख दी। बदउनवानी को हक तस्वर किया जाने लगा है, करप्शन को बुराई और जुर्म समझा ही नहीं जा रहा। करप्शन गिरफ्तार होकर हर शख्स विक्ट्री का निशान बनाकर कानून का मजाक उड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे मुल्क में हर जायज़ नाजायज़ काम करवाने के लिए आपको रिश्वत देना पड़ती है और ये अमल इतनी जड़ें पकड़ चुका है कि आवाम परेशान होकर रह चुकी है। आज दुनिया भर में इंसदादे बदउनवानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 31 अक्टूबर 2003 को ऐलान किया था कि हर साल 9 दिसंबर को वर्ल्ड एंटी करप्शन डे यानी कि इंसदादे बदउनवानी का आलमी दिन मनाया जाएगा। लिहाजा इसी ज़िमन में पहली बार वर्ल्ड एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर 2004 को मनाया गया था, वो भी मैक्सिको में। और अब हर साल करप्शन के खिलाफ जंग के अज़्म की असर तजदीद के साथ दुनिया भर में ये दिन मनाया गया। इस दिन को मनाने का मकसद आलमी मुआशरे को करप्शन से पाक करने के अज़्म का इजहार करना है और साथ साथ ऐसे इक़दाम भी उठाना है जिससे करप्शन की मुकम्मल रोकथाम हो सके। बदउनवानी के बढ़ते हुए इस नासूर की एक बड़ी वजह यह भी है कि अब लोग बदउनवानी के मुर्तकिब होकर भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, बल्कि उस पर फख्र करते हैं, बल्कि उसे अक्लमंदी समझते हैं, यारी समझते हैं, चालाकी समझते हैं, बल्कि अपनी जहानत समझते हैं, हुनर समझते हैं। गुज़िश्ता
हफ्ते महकमा एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से बदउनवानी में एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें मुलव्विस टॉप 10 महकमों की रिपोर्ट बताई गई है, जिसके मुताबिक बदउनवानी में महकमा रेवेन्यू पहले नंबर पर है और पुलिस को दूसरा नंबर दिया गया है। महकमा एंटी करप्शन की जानिब से इस दिन की मुनासबत से नो टू करप्शन का पैगाम जारी किया गया है। आपको भी आपके मोबाइल पर जरूर ये पैगाम मौसूल हुआ होगा। मैसेजेस भी आ रहे हैं पूरे शहर में, हम देख रहे हैं जी स्ट्रीमर्स पे लगाए गए हैं, कुछ बैनर्स भी लगाए गए हैं कि माशरे को करप्शन से पाक करना ये कितनी बुरी चीज़ है। लेकिन फौरी तौर पर क्या करने की ज़रूरत है? इदारे क्या कर रहे हैं? हमारे जो इदारे हैं उनकी जड़ें खोखली होती जा रही हैं। आने वाले वक्त में अगर करप्शन को ना रोका गया, पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक होगा। बात करेंगे जी, हमारे साथ मौजूद हैं वकार अजीम साहब हैं, तर्जुमान हैं आप महकमा एंटी करप्शन पंजाब के। आपको सर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। वकार साहब, करप्शन क्या है? क्या समझे हम करप्शन को? हमें बस यही लगता है कि जो महकमे करप्शन कर रहे हैं बस वही करप्शन है। थैंक यू वेरी मच। आपने अपने इंट्रोडक्शन में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन खुद ही कर दिया, अपने सवाल का जवाब भी उसी में ही मुज़मिर था। ये एक माइंड सेट है, जैसे आपने कहा ना कि अभी लोग करप्शन करते हैं, बदजुर्मानी करते हैं, रिश्वत सतानी में मुलव्विस होते हैं, बेईमानी करते हैं, लेकिन विक्टी का निशान बनाते हैं, बुराई नहीं समझ रहे, बुराई नहीं समझ रहे। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि ये एक माइंड सेट है। एक लोगों का ये नैरेटिव इतना स्ट्रांग हो गया है कि ये तो मतलब हम तो अगर ऐसा कर लेते हैं तो ये तो हमारी एक चालाकी की एक आला मिसाल है। हाँ। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जब लोगों में अनफॉर्चुनेटली ये इस तरह का नासूर इतनी सराहियत कर जाए कि वो उसका एहसास ही खत्म हो जाए। अच्छा, एक रिपोर्ट आपकी तरफ से पेश की गई है गुज़िश्ता हफ्ते में एंटी करप्शन की जानिब से, और उसमें बताया गया है कि सबसे ज्यादा करप्शन महकमा रेवेन्यू में होती है, दूसरे नंबर पर पुलिस में सबसे ज्यादा शिकायत मौसूल होती हैं। बाकी कौन कौन से महकमे शामिल है और इन दोनों में रीजंस क्या हैं, क्या वजूहात हैं कि सबसे ज्यादा करप्शन यहाँ पे हो रही है? ये जो रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, जिसे महकमा माल कहते हैं, और सादा लफ्जों में कहते हैं कि जो पटवारी जिस महकमे में होता है, यहाँ पे चूंकि ज़मीन के मामलात लोगों के ज़्यादा होते हैं, लेन देन का मसला होता है, ज़मीन होती है, प्लॉट्स वगैरह होते हैं, तो जायदाद के मामलात होते हैं, वरासत होती है, इस तरह के मामलात होते हैं। तो इस वजह से इनके खिलाफ जो हमें कंप्लेंट्स आई वो ज़्यादा थी, वो 12,000 के लगभग थी। ठीक। उसके बाद फिर पुलिस है, अच्छा, उसके बाद फिर बाकी महकमे हैं जिसमें कम्युनिटी एंड वर्क्स डिपार्टमेंट है, फिर उसके बाद ज़िले इंतज़ामिया है, और इसी तरह और बाकी महकमे के 10 महकमे थे। अच्छा, अब ये हेल्थ है, एजुकेशन है, अब ये वो महकमे हैं जिनके साथ हर आदमी का रोज़मर्रा उनका इंटरेक्शन होता है, आपने पाला पड़ता है, आपको वास्ता पड़ता है। तो उसमें फिर ज़ाहिर उनके खिलाफ कुछ लोगों की तशफ़ी हो जाती है, कुछ की नहीं होती है। और एक जिस तरह वो एक रिवाज है ना जी कि आप एक ये अनफॉर्चुनेटली, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक लोगों का ये मिजाज बन चुका है, या एक इमेज ये बन गया है कि आपने अगर सरकारी दफ्तर में जाना है तो जब तक आप ने 500 रुपया या 1000, छोटी छोटी 10 एक चीज जो बिल्कुल आपका जायज काम है उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ अमाउंट देनी पड़ेगी। अच्छा, लोग ये इमेज अपने माइंड में लेकर जाते हैं, हालांकि बहुत अब सूरत हाल काफी हद तक बदल चुकी है। अब बदल चुकी है ना? नहीं, बदल चुकी है। मैं आपको बताऊं, हमने इसके ऊपर पिछले कोई 27 माह के अंदर 4000 सरकारी अफसरान को पकड़ा है, ट्रैप रेड करके, हर महकमे के जो लोग हैं। अच्छा वकार साहब, मुझे ये बताइए कि अब जो बदउनवान महकमे हैं उनकी तो आपने रिपोर्ट जारी की है, हमारे कोई एक महकमा जहाँ पे सबसे कम करप्शन हो रही हो, जो कि आपकी गुड लिस्ट में हो, है कोई ऐसा? जी बिल्कुल, हमारी वो जो हमारी लिस्ट है उसके मुताबिक तो ज़िले इंतज़ामिया है, जो डीसी का दफ्तर है, वहाँ पे सबसे कम करप्शन होती है। वहाँ उनको 500 के लगभग में उनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स आई पिछले 27 माह के अंदर। तो उस हिसाब से, उस रैंकिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो डिप्टी कमिश्नर्स के, जो ज़िले इंतज़ामिया के जो दफातर हैं पंजाब भर में, वहाँ पे। अच्छा, ये किसी एक स्टेज का मामला है या फिर ये ऊपर से लेकर नीचे तक, अफसरान से लेकर नीचे, चाहे वो 5 ग्रेड का ऑफिसर है, क्लर्क है, हर सतह पर चल रहा है ये मामला? अच्छा, ये ना, ये जो पैटी करप्शन है ना जी, ये तो ग्रेड 1 वाला बंदा जो है ना, वो मतलब वहाँ से शुरू हो जाती है। पिछले दिनों ना एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, उसके ऊपर डीजी एंटी करप्शन जो है गौहर नफीस साहब, उन्होंने एक्शन भी लिया।
चूनिया के पास एक तहसील है निर्मल के, वहां पे एक रजिस्ट्रेशन क्लर्क होता है यूनियन काउंसिल के अंदर, जिसको आप कहते हैं कि जी सेक्रेटरी उसको कहते हैं उर्फ आम में, जिसके पास अपने बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, छोटे छोटे चीजें होते हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए जाना होता है। तो वो एक वीडियो किसी ने वायरल थी, वो हमें एंटी करप्शन के ट्विटर अकाउंट के ऊपर सॉरी टैग की, 4000 रुपए वो पकड़ रहा है उस काम के लिए ना। तो डीजी साहब ने उसका फौरन नोटिस लिया और उसको हमने अरेस्ट किया, बंदे को, उसके अगेंस्ट प्रोसीड किया। इसी तरह हमने जो है वो पाकपतन में वहाँ पे एडीसीआर के दफ्तर में एक बंदा जो जिसकी ड्यूटी ये है कि अपने लोगों की डोमिसाइल को प्रोसेस करना है, वो 5000 रुपए ले रहे हैं। अच्छा, ये वो चीजें हैं जो सामने आई। अच्छा वकार साहब, फिर तरीका वारदात ये है कि पहले तो बेचारा जो आने वाला है उसको 10 चक्कर लगवाएंगे, लेकिन अगर कोई समझदार होगा वो आते ही कहेगा भाई कोई पैसे वैसे ले लो तो जल्दी काम कर, उसका फौरन से पहले हो जाएगा। अच्छा, ये मैं अगेन वही बात करूंगा, आप भी बेसिकली उसी रेफरेंस से आ रही हैं, क्योंकि लोगों के माइंड में एक परसेप्शन बन चुका है कि जी अगर पैसे नहीं 500 रुपया लगा देंगे तो फिर तो काम जल्दी हो जाएगा, पहिए लग जाएंगे, और अगर नहीं लगाएंगे तो फिर थोड़ा जो है ना वो डिले हो जाएगा। आवाम को इस रवैये की बिल्कुल तरदीद करनी चाहिए, इसको हरगिज जो है ना वो इसको बिल्कुल लाइट ना लें। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट इसी काम के लिए बैठा हुआ है। अच्छा, अब ये बताइए कि एंटी करप्शन काम किस तरह से करता है, किस तरह से आपको मालूम होता है, लोग आपको शिकायत करते हैं, क्या होता है, क्या मैकेनिज्म क्या है? देखिए जी, हमारा बड़ा एक सादा सा तरीका है। एक तो हमारी रिपोर्ट करप्शन ऐप है, हर बंदे के पास आजकल मोबाइल फोन है। ठीक। रिपोर्ट करप्शन ऐप जो है उसके ऊपर आप जाएं, वो ऐप स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। आप फौरन, आपको कहीं लगता है कि कोई बंदा आपसे नाजायज पैसे ले रहा है, आपने देखा है कि कोई तरक्याती काम आपके मोहल्ले में, गली मोहल्ले में हुआ, वो ठीक नहीं है, 2-4 महीने बाद अगर सड़क टूट गई है, तो आप सबूतों के साथ वो हमें आप उसके ऊपर रिपोर्ट करप्शन ऐप के ऊपर भेज दें, उसके ऊपर आपको ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन अभी किस स्टेज के ऊपर है और कितनी उसके ऊपर इंक्वायरी कहां तक इनिशिएट हुई है। दूसरा ये कि आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, हमें फोन कर सकते हैं, हमारा ईमेल है, हमारी वेबसाइट है, मुख्तलिफ तरीके लोग हमें डायरेक्टली भी कॉल्स करते हैं। अच्छा, जब एप्लीकेशन आ जाती है, दरखास्त आ जाती है, उसके बाद उसकी स्क्रूटनी होती है, देखा जाता है कि किस नोयत का जो है वो करप्शन है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, तो उसके मुताबिक उसको टेकअप कर लिया जाता है। अगर तो वो एक बंदा मसलन रहीम यार खान में बैठा हुआ है या डीजी खान में बैठा हुआ है, तो उसको उस डिवीजन में फिर रेफर कर दिया जाता है और उसको फौरन वहाँ पे, चूंकि हम एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब जो है जी पूरे पंजाब में है, तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, फिर जिले और फिर तहसील लेवल तक हमारा जो है वो सेटअप है, तो लोग बड़ी आसानी से हम एक्सेस करते हैं। अच्छा, लोग तो आपके पास आते ही हैं, आप अपने तौर पर भी कार्रवाई करते हैं, खोज लगाते हैं कि किन महकमों में करप्शन हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या मैकेनिज्म है, क्योंकि लोग परेशान हैं। मेरा खुद अपना एक्सपीरियंस है कई गवर्नमेंट ऑफिस में, और मेरा अपना भी यही एक्सपीरियंस है कि वहां पर जो है वो सबकी अपनी मौज है। अगर आपके पास सिफारिश है आपका काम हो जाएगा, अगर नहीं है तो आप चक्कर पे चक्कर काटेंगे। देखिए, एक जो एंटी करप्शन का तरीका कारण, एक तो हमारी होती है सोर्स रिपोर्ट, यानी हमारे अपने लोग भी मुख्तलिफ महकमों में होते हैं कीप अ चेक देखने के लिए कि जी सीक्रेटली ना, ठीक, एक तो वो तरीका, और फिर वो रिपोर्ट करते हैं, उसके मुताबिक फिर हम इंक्वायरी इनिशिएट करते हैं और फिर उसके बाद मामला जो है वो आगे बढ़ता है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, जैसे हेल्थ हो गया, जैसे एजुकेशन हो गया, ये दो ऐसे बड़े डिपार्टमेंट है जहाँ पे बिलियंस ऑफ रुपीस की जो है वो स्पेंडिंग हो रही है। इदारों को बेसिकली सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की तरफ आना चाहिए। एक तो ये कि उनके अपने जो है ना वहाँ पे सेल्फ वो बनाए। ठीक, वकार साहब, इस पे हम मजीद भी बात करते हैं कि महकमा एंटी करप्शन को शिकायत तो मौसूल होती है, फिर उसके बाद मुकदमात दर्ज होते हैं, किस तरह से कार्रवाई होती है, इस पे भी बात करते हैं। पहले कुछ बात कर लेते हैं जी नैप कोर्ट्स के हवाले से, अदालतों के हवाले से, क्योंकि एंटी करप्शन के जो मामलात होते हैं, जो करप्शन के मामलात होते हैं, खासे केसेज अदालत में पहुंचते हैं। मोहम्मद इशफाक, नुमाइंदा लाहौर न्यूज हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। मोहम्मद इशफाक, हमें बताइए कि अभी अदालतों में कितने केसेस चल रहे हैं, और अगर हम रवां साल की बात करें तो तकरीबन कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं अदालतों में करप्शन के हवाले से? सिद्रा, सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी नैब, एंटी करप्शन और FIA में मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन से मुतल्लिक केसेस हैं, इनके फैसले बर वक्त नहीं होते। इसी मामले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने ये वाज़े अहकामात जारी किए थे पूरे मुल्क की एहतसाब अदालतों को, एंटी करप्शन अदालतों को, कि वो करप्शन के केसेस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करें और बर वक्त फैसले करें। लेकिन उनके अहकामात के बावजूद
अभी तक ऐसा नहीं हो पाया और ना ही किसी भी मुकदमे की रेगुलर समाअत हो रही है, जिसकी वजह से अच्छा मोहम्मद इशफाक, हमें इसकी वजूहात भी बताइए कि ऐसा क्यों है। इसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है कि जो प्रोसिक्यूशन है, जो नैब की प्रोसिक्यूशन है, उनकी जानिब से बर वक्त चालान अदालतों में पेश नहीं किए जाते, गवाहान अदालतों में पेश नहीं किए जाते, और इसके साथ साथ जो चार्जशीट है मुल्जमान के खिलाफ वो बर वक्त अदालतों में पेश नहीं की जाती, जिसकी वजह से मुकदमात इल्तवा का शिकार रहते हैं। और मुतअद्दिद ऐसे केसेस हैं जिनकी वजह से प्रोसिक्यूशन की नाअहली और तफ्तीशी टीम की गफलत की वजह से असल मुल्जमान अदालतों से बरी होने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा मोहम्मद इशफाक, केसेस तो यकीनी तौर पर बहुत बड़ी तादाद में होंगे। हमें ये बताइए कि रवां साल अगर आप अंदाजन या फिर आपके पास नंबर्स हों आप हमारे साथ शेयर कर सकें कि कितने मुकदमात होंगे जो कि निपटाए गए इस मामले के हवाले से स्पेशली। ये जो लाहौर की जो खासतौर पे एहतसाब अदालतों का जो कन्विक्शन रेट है वो इंतहाई कम है, और बिल्कुल आप ये समझ लें कि 100 में से 20% जो मुल्जमान हैं उनको सजा हुई है, 80% केसेस अदालतों में इल्तवा का शिकार हैं। और यही वो बुनियादी वजह है जो ऑपोजिशन भी कहती है, जो दीगर लोग भी ये बातें करते हैं कि इल्जामात तो लगाए जाते हैं लेकिन किसी मुल्जिम को अदालतों से अभी तक सजाएं नहीं हो पाई। तो मोहम्मद इशफाक आप हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे, आपसे हम मजीद भी बात करेंगे। वकार साहब, मामला वही है कि जो गवर्नमेंट की प्रोसिक्यूशन है, चाहे वो हम नैब की बात करते हैं, चाहे हम एंटी करप्शन की बात करते हैं, दीगर महकमा, इतनी कमजोर होती है कि अगले जो मुल्जिमान हैं उनके पास तगड़े वकील होते हैं, वो कहीं ना कहीं से रिलीफ निकाल लेते हैं, और यही मुसलसल ऑपोजिशन की जानिब से इल्जाम भी लग रहा है कि ये सबूत इनके पास कोई नहीं है, सिर्फ शोर शराबा चल रहा है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि जी ये यानी कन्विक्शन रेट इतना कम क्यों है? अच्छा, इसमें ना मुख्तलिफ इसके पहलू हैं। एक तो ये है कि जैसे हम ट्रैप रेड्स में लोगों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और वहाँ पे मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ट्रैप रेड होता है, लोग अब पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद हमने उसको भेज दिया, कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जाके लोग ये कहते हैं कि जी वो मैंने तो पहले इससे पैसे असल में लेने थे, मैंने तो ऐसे वैसे नहीं, करप्शन की इसने पैसे नहीं लिए, इसने मेरे से रिश्वत नहीं ली, वो तो पहले मैंने इससे पैसे लेने थे, मैं वही इसको देने के लिए आया था। ठीक है जी। अच्छा, ये जो इस तरह की आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट या इधर से एंटी करप्शन ने कन्विक्ट करके उसको भेजा, उसके बाद वो आपस में लोग वो कर लेते हैं मामला, तो उससे क्या होता है कि वो आपका जो रेशो है वो थोड़ी कम होती है। एक तो ये वजह है। दूसरा, वो जो नैब की बात करें तो ज़ाहिर नैब वाले उसका जवाब देंगे, लेकिन वहाँ पे जो प्ली बारगेन है वो भी उसमें कन्विक्शन में ही आता है बेसिकली। ठीक, मोहम्मद इशफाक, ये वकार साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी है और बात फिर वहीं पे आती है कि जब प्रॉपर सबूत नहीं मिलते, सुलह सफाई हो जाती है, मामला ठंडे हो जाते हैं और कभी कभी केसेस इतने लंबे चलते हैं कि उनका कोई सिरा ही नहीं मिलता। मोहम्मद इशफाक से हम राब्ता जोड़ने की फिर से कोशिश करते हैं। वकार साहब, अब इसका हल क्या है? क्योंकि ये इतनी बड़ी बुराई बन चुकी है कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान को अगर तरक्की करना है ना तो फिर इन मामलात से तो निकलना होगा। देखिए, इसमें मोटी सी बात ये सदरा कि जो खुद एहतसाबी का अमल है ना, सबसे पहले अगर मैं आपका एहतसाब की बात करता हूँ तो पहले मुझे अपने गिरबान में झांकना है, पहले मुझे अपना एहतसाब करना है, फिर मैं इस पोजीशन में हूँगा जब मैं एक शफाफियत और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखने वाला आदमी हूँ तो फिर मैं आपका एहतसाब कर पाऊँगा। तो इदारे जो हैं, इदारे अपना काम कर रहे हैं। इदारों का काम बेसिकली उन्होंने एक ऐसा इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, लोगों के अंदर एक ये तासुर रहना चाहिए कि एक आपकी पकड़ होगी आप अगर कोई गलत काम करेंगे, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे ये हम सब की जिम्मेदारी है एज ए मुआशरा बिल्कुल बनती है कि हम खुद सोचें और देखें कि ये एक गलत चीज़ है। देखें ना, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हमारा जो इस्लाम है, हमारा जो दीन है, उसमें भी इसी की बात हुई है कि यानी करप्शन जो है खुद एहतसाबी आपने करनी है, इनफरादी तौर पर हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन महकमा एंटी करप्शन की जानिब से कैंपेन्स कितनी की जाती हैं, लोगों को कितना बताया जाता है कि भाई सजा मिलेगी अगर करप्शन होगी? मुझे तो साल बाद 9 दिसंबर को मैसेज आता है, पिछले 2-3 दिन से मुसलसल आ रहे हैं शहर में, मैं पोस्टर स्टीमर्स भी देख रही हूँ, लेकिन सारा साल मैं नहीं देखती ना मुझे मैसेज आते हैं। एंटी करप्शन जी बहुत वाइब्रेंट तरीके से सामने आया है और हमने अभी ये जो कैंपेन थी इसके ऊपर आज देखेंगे जी कि आज हम एक तो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करने जा रहे हैं एंटी करप्शन पंजाब को, उसके साथ हम एक मरकजी तकरीब भी होगी जिसमें डीजी एंटी करप्शन साहब जो हैं वो हमारे मीडिया के नुमाइंदों को ब्रीफ भी करेंगे
अच्छा, उसके अलावा हम स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में हमारा ये प्रोसेस था ये कोविड से पहले कि हम लोगों में जाके अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह चलाते थे। डिजिटल मीडिया के ऊपर हमारी अवेयरनेस कैंपेन चल रही है। हमारा मैगजीन है, न्यूज़ लेटर है, वो तमाम डिपार्टमेंट्स में जाता है, जिसमें बाकायदा लोगों की फ़ोटोज़ खींच के जिनको हमने करप्ट लोगों को पकड़ा होता है ताकि वो किया जाए। उसके बाद रोज़ टीवी के ऊपर रोज़ प्रेस रिलीजेज इशू हो रही हैं, जिसमें महकमों के लोग जो पकड़े जा रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही हैं, वो चल रही हैं। मतलब एक्सटेंसिव वो चीज़ें चल रही हैं। उसके साथ साथ ये हम सब की देखिए, एक चीज़ जब पूरे माशरे में आपको पता है कि गलत है, सबको पता है ना, बार बार उसको ज़ाहिर इंडोर्स करना बड़ी ज़रूरी बात है। सभी की ये जिम्मेदारी है, मीडिया की भी है, एकेडेमिया की भी है, सिविल सोसाइटी की भी है, बल्कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा है। और एंटी करप्शन को तो इस जो हमारी मुहिम है इसके ऊपर मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया है। मीडिया इसको बड़ा एक्सटेंसिवली जाके जो है इसको सपोर्ट कर रहा है। हमारी न्यूज़ को उठाते हैं और उसको फिर पहुंचाते हैं, मिलियंस में उसके व्यूज़। अच्छा, मुझे वकार साहब ये बताइए कि हमारे इदारे जो हैं, जिस तरह एंटी करप्शन काम कर रहे हैं, डिफरेंट इदारे काम कर रहे हैं, उनकी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो भी कहीं आकर उनके हाथ बंध जाते हैं कि इससे आगे वो कुछ नहीं कर सकते। उनकी भी क्या HR बढ़ाने की ज़रूरत है? उनको भी क्या उनमें भी इस्लाहात लाने की ज़रूरत है? अगर पूरे पाकिस्तान का ये मसला बन चुका है, हर छोटे से छोटे डिपार्टमेंट, हर बड़े से बड़े डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम ही करप्शन। ये आपने बड़ा वैलिड एक नुक्ता उठाया है। इस्लाह जो है उसका तो मतलब हर वक्त उसकी जगह तो रहती ही है। एंटी करप्शन में अभी ये जब से नया रजीम है, एक तो हमारे कोई अबाउट 200 के लोगों की रिक्रूटमेंट हो रही है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में हमने रिक्रूटमेंट भेजी हुई है, कुछ लोगों का प्रोसेस शुरू हो गया है। दूसरा, हमारे जो DG एंटी करप्शन साहब हैं, इन्होंने अपने इदारे में जो है ना एहतसाबी का प्रोसेस को शुरू किया। 12 लोगों को सर्विस से डिसमिस किया, 72 लोगों को जो दूसरे डिपार्टमेंट से डेपुटेशन पे आए थे उनको रिपैट्रिएट किया, जिससे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया कि करप्शन बर्दाश्त नहीं होगी महकमे के अंदर, कम अज कम करप्शन बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है जी। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है वो चल रही हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं कि एंटी करप्शन ने ये बहुत वाइब्रेंट तरीके से अपना रोल प्ले किया है। 206 अरब रुपए की रिकवरी की है पिछले सिर्फ 27 माह के अंदर। ठीक है जी। और आप अगर उसको कंपेयर करें पिछले 10 साल के साथ तो 6000 गुना ज्यादा है। सही। उसमें लैंड रिट्रीवल भी है, उसमें डायरेक्ट रिकवरी भी है, उसमें इनडायरेक्ट रिकवरी भी है, उसमें हम जो पेट्रोल पंप्स, हालांकि ये बेसिकली दूसरे महकमों का काम है, लेकिन उसको भी हम देख रहे होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि लोगों का इससे वास्ता पड़ता है। वकार साहब, क्या पैगाम देंगे आज के दिन के हवाले से देखने वालों को? जी, आज के दिन से एंटी करप्शन की तरफ से यही पैगाम है कि खुद एहतसाबी जो है उसको आप यकीनी बनाएं और करप्शन से पाक पंजाब जो है वो हमारा अज़म है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार अजीम साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। यकीनी तौर पर खुद एहतसाबी करें तो करप्शन बहुत हद तक कंट्रोल हो सकती है। मैं आज के दिन बस यही कहना चाहूंगी, करप्शन सिर्फ वो नहीं है कि जो इदारे कर रहे हैं। अगर हम अपने मामलात में गफलत बरत रहे हैं, अगर मैं अपनी ड्यूटी ठीक से सरअंजाम नहीं देती, अगर मैं अपने मामलात में जो है कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फैला रही हूँ, तो भी मैं करप्शन कर रही हूँ, और यहीं से फिर बड़े बड़े मामलात का आगाज हो जाता है। इसलिए खुद एहतसाबी करें, अपने मामलात को ठीक कर ले। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, जो कि हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। और माहिरीन सेहत मुसलसल बता रहे हैं कि ऐसे तमाम पेशेंट जो कि किसी भी और बीमारी में मुब्तला हैं, वो कोविड की सूरत हाल में ज़्यादा खतरे में हैं, वो वल्नरेबल ग्रुप में शामिल हैं। तो ऐसे में एहतियात बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर आज के प्रोग्राम में हमने हार्ट पेशेंट्स की बात करनी है, या फिर ऐसे मरीज जो कि किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, उनको किस तरह से ये मुतासिर कर सकता है। क्योंकि हम लोग अक्सर माहिरीन की ज़बान से सुन चुके हैं कि ये जो कोरोना वायरस है, ये कहीं ना कहीं जाकर आपके ब्लड को क्लॉट कर देता है, जमा देता है, जिसकी वजह से फौरी तौर पर हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आज इस प्रोग्राम में हम कुछ अमेरिका की एक रिसर्च सामने आई है, उस हवाले से भी मैं आपके साथ बात करना चाहूँगी कि एक तहकीक में दरियाफ्त हुआ है कि कोरोना वायरस खून की शरियानों में एक टिश्यू एंडोथेलियम पर हमलावर होता है, जिसको होने वाले नुकसान के बायस ब्लड क्लॉट्स का मसला दरपेश होता है और शरियानें काम नहीं कर पाती। शरियानों में ब्लड क्लॉट से हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चीन में कोविड-19 के मरीजों पर होने वाली एक तहकीक के मुताबिक कोरोना वायरस के मरीजों में तकरीबन 30% अफराद के दिलों को नुकसान पहुंचता है। और मुमकिना तौर पर यही वजह है कि पहले से किसी बीमारी से लड़ने वाले अफराद
कोरोना वायरस का शिकार होते हैं तो इनमें मौत का खतरा दीगर के मुकाबले में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अमराज़े कल्ब के शिकार अफराद में कोरोना वायरस से मौत की शरह 10% के करीब बताई जा रही है। माहिरीन सेहत के मुताबिक दिल के मरीजों को कोरोना वायरस से ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। कोरोना वायरस दिल के मरीजों के लिए किस हद तक खतरनाक है, दिल के मरीजों को कितनी एहतियात की ज़रूरत है, इस पे बात करेंगे। और ख़ास तौर पे बात करेंगे कि जो पेशेंट्स हैं, सर्दी का मौसम भी है, कोविड की सूरत हाल भी है, उन्होंने किस वक्त डॉक्टर को अपना चेकअप कराना है, रूटीन में अपनी लाइफ किस तरह से सेट करनी है, कौन सी आदत को अपनाकर वो अपनी बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं इस मुश्किल वक्त में। हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर साकिब शफी साहब है, CEO हैं आप पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सजाद काजमी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। काजमी साहब आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ तो जो माहिरीन की जानिब से रिसर्चेस की गई हैं मैंने जिक्र किया है, आप बता सकते हैं कि हार्ट पेशेंट जो कि पहले से हैं उनके लिए ये कितना खतरा है, और दूसरा कोई भी सेहतमंद इंसान किसी की बॉडी में भी क्लॉट हो सकता है और वो हार्ट अटैक या किसी भी खतरनाक सूरत हाल का उससे सामना रह सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि हार्ट जो दिल के अमराज के मरीज़ हैं, चूँकि उनकी खून की शरियानों में पहले ही कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से क्लॉट बनने की टेंडेंसी होती है जी। ऊपर से उसके साथ अगर अगर कोरोना इन्फेक्शन हो जाए, कोविड-19 इन्फेक्शन हो जाए, तो एक किस्म का ये रिस्क फैक्टर दो इकट्ठे हो जाते हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई कर जाते हैं। और इसलिए अगर उनमें से किसी मरीज़ को पहले से स्टेंट डला हुआ है तो वो स्टेंट के ऊपर क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इस बात को बहुत देर से अब रिकग्नाइज कर लिया गया है। कोरोना की पहली लहर में बहुत से अफराद जो हैं पूरी दुनिया में वो क्लॉटिंग की वजह से वफ़ात पा गए और इस फैक्टर का इतनी अच्छी रिकग्निशन नहीं थी, लेकिन अब इस फैक्टर की रिकग्निशन हो गई है और इसलिए तमाम डॉक्टर हजरात जो इस बीमारी का इलाज कर रहे हैं वो कोविड-19 पॉजिटिव आते ही एक और टेस्ट है जिसे डी डाइमर कहा जाता है, अगर उसकी वैल्यू भी ज़्यादा आ जाए तो मरीज़ को किसी सिग्निफिकेंट खून पता करने वाली दवाई पे डाल देते हैं। तो उसकी वजह से इस वक्त दुनिया भर में कोविड के साथ क्लॉटिंग की वजह से इतनी जो है वो जानें ज़ाया नहीं हो रही जितनी कोविड नमूनिया की वजह से ज़ाया हो रही हैं। इस वक्त जो ज़्यादा वजह पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से वफात का है वो फेफड़ों पे जो नमूनिया वाली सूरत हाल पैदा होती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। लेकिन एक एलिमेंट ये क्लॉटिंग वाला भी है, क्लॉटिंग वाला एलिमेंट बिल्कुल है और इसको रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आपने अपने सवाल में पहले कहा, इसमें एक आम शख्स भी जो है उसको रिस्क है कि ये नहीं कि ये सिर्फ हार्ट के मरीजों के लिए या शुगर के मरीजों के लिए है। एक सेहतमंद आदमी अगर उसे कोविड इन्फेक्शन हो जाए और उसके बाद टेस्ट इस तरफ इंडिकेट करें तो उसे खून पता करने वाली दवाइयाँ जो हैं बाज़ लोगों को इंजेक्शन की सूरत में देनी पड़ती हैं, बाज़ लोग गोलियों की सूरत में ले सकते हैं। और ये आम खून पता करने वाली दवाइयाँ नहीं हैं जो हम आमतौर पर स्टेंट डालने के बाद या हार्ट के मरीज़ को देते हैं। ये ज़्यादा आप आम फहम ज़ुबान में कह सकते हैं कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ हैं। और एक और अहम बात ये है कि ये टेंडेंसी जो है ये कोविड इन्फेक्शन से रिकवरी के बाद भी कुछ अरसा रहती है, इसलिए ये खून पता करने वाली दवाई कोविड टेस्ट नेगेटिव आते ही बंद नहीं कर दी जाती, उसके बाद 10-15 दिन जारी रहती है। और मैं डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर लूंगी कि अपने डॉक्टर से पूछ के खानी है। खुद पे अपने तौर पे आपने जो सुन रखी है मेडिसिन वो नहीं शुरू कर देनी घर पे, जी हमने अपने खून पतले करने हैं ताकि हम कोविड से बचे। ये बड़ा मामला है काजमी साहब। हमारे यहाँ कहीं से कोई बात सुनते हैं, सोशल मीडिया से, कहीं से भी, वो उसका मकसद होता है कि आप अपने डॉक्टर से पूछ के ये काम करें। वो हमारे घर में हर घर में डॉक्टर है, खुद से ही शुरू हो जाता है मामला। देखिए सिद्रा, अब तो गवर्नमेंट ने ये सहूलत दे दी है टीचिंग हॉस्पिटलों के अंदर कि आप कोविड के दौरान जो है ऑनलाइन मशवरा कर सकते हैं जी। ऑनलाइन डॉक्टरों की सहूलत मौजूद है क्योंकि ओपीडी में बहुत ज़्यादा पेशेंट ना होने की वजह से, ख़ासतौर पर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे इस तरह के मामला हैं, आउटडोर भी बंद है और सिर्फ
कोरोना के मरीज़ों के लिए देखा जाता है, तो वहाँ पे ख़ास तौर पे तमाम स्पेशलिटी के जो डॉक्टर्स हैं वो मौजूद होते हैं। आप किसी किस्म का मशवरा करना चाहे तो उन पे ऑनलाइन मशवरा कर सकते हैं। और जैसे आपने बात की, वाकई कोई भी चीज़ हो, चाहे पैनाडोल ही क्यों ना हो, ऐसी अद्वियात जो कोई अद्वियात ऐसी नहीं है जो नुकसान इंसान को ना पहुंचाती हो, क्योंकि बेजा चीज़ें खाने से ज़रूर फालतू चीज़ कोई भी आप जिस्म के अंदर लेके जाएंगे उसका नुकसान होगा। तो रहा मसला दूसरा कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में यही ज़रूरी है कि हम SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें। मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट ने इस तरफ थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, क्योंकि वो अचानक इतनी ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाह रही है अवाम पे, ताकि अवाम पहले ही महंगाई से बिलबिला उठे थे और इस तरह अभी प्रेशर डालने का वक्त है, वरना गवर्नमेंट पे प्रेशर आ जाएगा। उस पे ये है कि शॉप्स वगैरह पे मैंने देखा है, होटल्स पे छापे मारे जा रहे हैं और SOPs पे अमल ना करने वालों का कारोबार बंद किया जा रहा है। अवाम नहीं सुन रही। और एक छोटी सी कताई मैंने आज आते हुए गाड़ी से शीशे में देखा कि बाहर लगा हुआ था कि 5 रुपए का मास्क है, अगर आपने इम्पोर्टर लेना है तो 15 रुपए के 2 सर्जिकल मास्क आपको दिए जाएंगे। और ये जगह जगह पे इसका रेट बन गया है। तो अभी इतना भी मसला नहीं है, बिल्कुल आप ठीक है। N95 सिदरा 90 रुपए का जो पहले रेट था कभी 2-3 साल पहले, उस पे आ चुका है, और सर्जिकल मास्क भी उसी रेट पे आ चुका है जो कभी था। तो इसलिए जरूरी है कि आप 3 SOPs हैं, सैनिटाइजर है, मास्क है, बार बार हाथ धोना है और डिस्टेंस है, उसको बरकरार रखें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जल्द से जुलूसूं की सूरत हाल में तो मुझे नहीं लग रहा कि आप। डॉक्टर साहब, आपने ये ब्लड क्लॉट की स्पेशली मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये स्पेसिफिकली किसी बॉडी के पार्ट में होता है या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट को क्लॉट हो जाए तो वो फिर उतना ही खतरनाक हो सकता है हार्ट के लिए? नहीं, जो हार्ट के लिए क्लॉट है वो तो जो हार्ट की आर्टरीज में बनता है वो खतरनाक। इसीलिए इसी तरह इन लोगों में ब्रेन में क्लॉटिंग की वजह से फॉलेज के अटैक के भी चांसेस होते हैं। एक और जो क्लॉटिंग बहुत खतरनाक है, ये जो मैंने आपसे दिल और दिमाग की बात की, ये आर्टरीज में क्लॉटिंग है। खास तौर पे वेन्स में क्लॉटिंग की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है, जिसमें टांगों की खून की ना वेन्स में क्लॉट बन के वो फेफड़ों में जाके फेफड़ों में क्लॉट चला जाए तो वो एक यकायक जो है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, इसे हम पल्मी एम्बोलिज्म कहते हैं। तो इन मरीजों में एक और जो क्लॉटिंग बड़ी खतरनाक है वो टांग की वेन्स में क्लॉट बनना और उसके बाद उनका फेफड़ों की तरफ जाना, वो भी एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। तो डॉक्टर साहब, इस वक्त PIC में क्या सूरत हाल है? जो आपके पास पेशेंट्स एडमिट हैं उनके कोविड टेस्ट हो रहे हैं या फिर कोई आपके पास रिपोर्ट हो रहे हैं? आपके हेल्थ मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं उनकी क्या सूरत हाल है? हमारे जी बड़ी रेगुलर जो है हेल्थ डिपार्टमेंट भी आज से 3-4 महीने पहले तो पूरे स्टाफ की समेत मेरे स्क्रीनिंग की गई थी सेकेंड वेव के शुरू में, और अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टाफ के लोग पॉजिटिव भी हुए हैं और बफज़ खुदा उनमें से काफ़ी लोग सेहतमंद हो गए हैं। 1-2 डॉक्टर अभी भी काफ़ी अपने घरों पर आराम कर रहे हैं और इस मसले से 2-4 हैं। जहाँ तक मरीज़ों का ताल्लुक है, इस वक्त एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि कोई भी मेजर सर्जरी लाइक ओपन हार्ट सर्जरी कोविड स्टेटस नेगेटिव प्रूवन के बगैर नहीं होती। तो हम बाईपास ऑपरेशन या वैल्व तब्दीली के ऑपरेशन से पहले तो हर मरीज का कोविड-19 PCR कराते हैं, लेकिन हमने एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी वगैरह के लिए ये रूटीन नहीं रखी हुई। जिन लोगों में अलामात ना हो, बुखार नहीं है, खांसी नहीं आ रही, एक्स-रे नॉर्मल है, उनकी हम एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी और इस तरह के रूटीन ट्रीटमेंट से पहले कोविड टेस्ट नहीं कराते। अलबत्ता हमने एक अपना 5 से 6 वार्ड्स का बेड्स का आइसोलेशन वार्ड बनाया हुआ है, जहाँ पे हम सस्पेक्टेड मरीज़ को शिफ्ट कर देते हैं, उसका कोविड-19 टेस्ट कराते हैं और वो पॉजिटिव आने की सूरत में उसका वहाँ पे इलाज जारी रखते हुए जो हुकूमत के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हैं लाइक सर्विसेज और मेयो हॉस्पिटल या PKLI, वहाँ पे उनको शिफ्ट करने की रिक्वेस्ट करते हैं और वो हो जाते हैं। ठीक, काज़मी साहब, सख्ती की आप बात करें, SOPs अपनाने की बात करें, स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला भी जारी है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों के 56 मजीद मकामात को स्मार्ट लॉकडाउन में शामिल किया गया है। जी, लाहौर के 55 किया है और मौजूदा सूरत हाल में आपको पता है कि जैसे ही सर्दी बढ़ती है ये कोविड-19 जो है ये मजीद जो है वो ताकतवर होता जाता है। और ये दूसरी बड़ी लहर जो पाकिस्तान में आई है, इसकी बड़ी वजह एक तो हमारी कोताही तो है ही, लेकिन दूसरी बड़ी वजह ये मौसम की तब्दीली है। तो मौजूदा सूरत हाल में अगर देखा जाए तो तब्दीली की वजह से, मौसम की तब्दीली की वजह से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो हम
फर्स्ट वेव में एहतियात कर रहे थे वो एहतियात अब सेकंड वेव में हम नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। उसकी शायद 2-3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये है कि हम जब इंसान किसी भी चीज़ से प्रैक्टिकल से गुजर जाता है तो उसके बाद वो उसके खिलाफ एक कुव्वत मदाफत तो इंसान पैदा करता है बॉडीज के अंदर, लेकिन एक जहनी कुव्वत मदाफत भी वो पैदा कर जहन के अंदर भी एक खौफ व खतर को ख़त्म कर लेता है। और जो बच चुका है उसके लिए वो सेकंड वेव जो है वो एक आम अहमियत रखती है, और जो इसका शिकार हुआ है फर्स्ट वेव में उसका ख़ानदान दूर दूर तक रिश्तेदार जो है वो इससे इतनी एहतियात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं इससे बचने का और कोई तरीका नहीं है कि आप SOPs पर अमल दरामद करें। लेकिन अब यही मसला ये है कि जिसको आता है वही, मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमने इस वक्त हमारे अंदर कमी है कि उलमा इकराम के अंदर हुकूमती मशावरत नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि उलमा इकराम को बार बार कहें, वो देहातों की मसाजिद के अंदर जहाँ जुमा खुतबा और नमाज अदा करवाते हैं वहाँ पे जब बोलते हैं खुतबा देते हैं तो वो ज़रूर कहें। लेकिन मैंने देखा है मसाजिद के अंदर खुद उलमा इकराम ये लोगों को कहते हैं कि कोई कोरोना वरोना नहीं होता, और खुद मेंबर पे बैठ के वो बगैर मास्क के खुतबा भी दे रहे होते हैं, जमात भी करा रहे होते हैं मस्जिद के अंदर। मीडिया पे भी ये मामला उठा था लेकिन फिर इसे खासा कंट्रोल। लेकिन सिद्रा अगर देहात के अंदर आप कहीं, लाहौर के देहात की बात कर रहा हूँ, आप बाहर ना जाएं, आप लाहौर के किसी देहात या कस्बे के अंदर मास्क पहन के चले जाएं तो आपको अजूबा समझा जाता है। बिल्कुल, और ये हुकूमत की बड़ी बड़ा मसला है अभी आप मार्केट में भी चले जाएं तो जो लोग मास्क नहीं पहने हुए वो आपका तमस्कर उड़ा रहे होते हैं कि ये कोरोना से डर गए हैं, मास्क पहने हुए फिर रहे हैं, इतना ये खौफो खतर। और ठीक है मौत बरहक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप खुद मौत को गले लगा लें और फिर कहें जी ऐसे लिखी हुई थी। डॉक्टर साहब, हार्ट पेशेंट्स इस वक्त सर्दी का मौसम उनके लिए कंफर्टेबल होता है या फिर वो सर्दी के मौसम में किस तरह से उन्होंने अपनी रूटीन बना? सर्दी के मौसम में भी वैसे भी हट के, कोविड से हट के दिल के अमराज में इजाफा हो जाता है, जो बढ़ जाते हैं रिपोर्ट कर रहे होते हैं, या जो मरीज स्टेबल जा रहे होते हैं उनके अनस्टेबल होने का वही ठंड में और सर्दियों में बास खुराक की बद एहतियातियाँ शुरू हो जाती हैं, उस वजह से चांसेस होते हैं बढ़ने के। लेकिन वही जो हार्ट के मरीज़ हैं उनको अपनी रूटीन केयर में ब्रेक नहीं आने देना चाहिए। मसलन पार्क्स में जाके मास्क लगा के, मास्क के बगैर वॉक करें, पार्क नहीं जा सकते घर के सहन में कर लें, अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखें, जो ज़रूरी, और अपनी मेडिसिन को बिल्कुल जारी रखें। दूसरा, आपने शुरू में कहा था अगर जो हार्ट के मरीज़ अपनी दवाइयों पे स्टेबल हैं और उनका 3-4 महीने में रूटीन चेकअप आ गया तो आई रिकमेंड कि वो अपने डॉक्टर से, जिस तरह काजमी साहब कहते हैं, फ़ोन पे रब्ता करके पूछ लें। और अगर वो समझते हैं कि उनका हॉस्पिटल विज़िट किए बगैर या डॉक्टर का क्लिनिक विज़िट किए बगैर गुजारा हो सकता है तो इन हालात में अपने हॉस्पिटल और क्लिनिक्स की विज़िट को मिनिमम रखें। ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो उम्र रसीदा हार्ट के पेशेंट हैं, उनको चाहिए कि अगर वो और उनकी फैमिली समझती है कि पेशेंट स्टेबल है तो डॉक्टर से फ़ोन पे रब्ता करके दवाइयों के बारे में कुछ पूछ लें और पेशेंट की फ़िज़िकल हॉस्पिटल की विज़िट को मिनिमाइज़ करें। सही। काज़मी साहब, हमें ये बताइए, स्मार्ट सैम्पलिंग चल रही है कोई, अब क्या महकमा हेल्थ की जानिब से अब क्या पॉलिसी अपनाई जा रही है? बिल्कुल चल रही है, बल्कि तेज़ हो रही है। कल भी जो रिपोर्ट थी उसमें 10,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं पंजाब के अंदर लैब्स के अंदर। तो स्मार्ट सैम्पलिंग की बेस पे ही जो है वो लॉकडाउन किया जा रहा है। 55 इलाकों में रात गए तक जो लॉकडाउन हुआ था, और आज अभी सुबह 9 बजे के करीब जो है वो रावलपिंडी और मुल्तान के मज़ीद इलाकों में जो है मज़ीद और लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो यही सूरत हाल रही तो मैं समझता हूँ कि 50% लाहौर जो है वो बंद हो जाएगा ये स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने कारोबार, अपने घरों को, अपने रहन सहन को, तरीकाकार को बंद करवाने की बजाय अपने तरीकाकार को तब्दील कर लें। अगर सिर्फ मास्क पहनने से चलें, आप हाथ ना भी धोएं, मास्क पहन लें तो उसी पे आपको इतना बेनिफिट होगा कि आप हाथ ना धोएं और मास्क पहना हो तो आपके नाक और मुंह के जरिए वायरस अंदर नहीं जाएगा। बार बार सबसे ज़रूरी तीनों जो SOPs बताए गए हैं, डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइज़र, इसमें सबसे अहम है मास्क। मास्क ज़रूरी है, बाकी दो का जो है उसको कोताही की जा सकती है। अब जैसे कि आपने देखा कि रैलियां निकाली जा रही हैं सियासी सतह पे, तो आपने देखा कि इतना रश है कि एक दूसरे के करीब, बिल्कुल ऐसा ही है, डिस्टेंस का तो दूर की बात है। और उनमें से ना सिर्फ अवाम ने बल्कि जो लीडर उनसे खिताब कर रहा है उनमें से किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। और ये कहा जा रहा है कि जी बहरहाल वो सियासी बात होगी, हमें नहीं इस पे आना चाहिए कि वो
एक दूसरे को हुकूमत क्या कह रही है और अपोजिशन कह रही है, लेकिन कोरोना है, कोरोना पे आपको इत्तेफाक करना पड़ेगा। ये खतरनाक बीमारी, अब देखें 80 डेथ हो चुकी हैं कल 24 घंटों के दौरान, बढ़ती जा रही हैं केसेस भी, 24 घंटों के दौरान 80। और फर्स्ट वेव जब आई थी, अब आप देखें इस दफा डॉक्टर साहब जो डेथ रेशो ज्यादा है। मैंने हॉस्पिटल मेऊ में अभी तक तो पेशेंट आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2 से पेशेंट आता है और इतना सीरियस आता है कि 2 से 3 दिन के अंदर पेशेंट की डेथ हो जाती है। लोग घरों से ही नहीं निकल रहे, जब तक उनकी तबीयत बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ जाती तब तक तो वो हॉस्पिटल ही नहीं जाते। उसमें वो आप सही कह रही हैं, उसमें थोड़ा सा तो एक नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी रिकमेंडेशन चेंज हुई हैं कि जब तक आपको सिंपल नज़ला ज़ुकाम बुखार है, खांसी है और सांस खराब नहीं हो रहा, तो आप अपने आप को घर तक महदूद कर लें। जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है नोट करने की मरीज़ की, वो ये है कि वो अपनी ऑक्सीजन सेचुरेशन देखता रहे पल्स ऑक्सीमीटर के साथ, और अगर वो 92-93% रहे, अबव 90% रहे घर में, रूम एयर पे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हॉस्पिटल, और साथ खून पता कि उन्हें दवाई शुरू कर दी जाए तो हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं होती। जो काज़मी साहब कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में अमवात ज़्यादा हो रही हैं, उसकी एक वजह ना सिर्फ ये है कि शायद वायरस म्यूटेट कर गया और ज़्यादा ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर गया, उसकी वजह ये भी है कि अब सिर्फ सिक मरीज़ अस्पताल आ रहे हैं। जैसे आपने कहा, बहुत से मरीज़ जो हैं वो घर में अपना इलाज जारी रखते हैं, उनमें से काफ़ी घर में ठीक भी हो जाते हैं जी। तो जो ठीक नहीं होते और उनकी बीमारी में डिटेरियोरेशन की साइड पे जाते हैं, वो फिर अस्पताल से रुजू करते हैं। इसलिए अस्पतालों में पहली बात है मरीज़ आई वो रहे हैं जो ज़्यादा सिक हैं, क्रिटिकल हैं, इसलिए उनमें अनफॉर्चुनेटली अमवात भी ज़्यादा हो रही हैं। मैं यहाँ पे काज़मी साहब के वो मास्क के बारे में भी बिल्कुल एग्री करूँगा। आप नोट करें कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं बाइडन, उन्होंने अपनी कौम को कहा है कि मेरी प्रेसिडेंसी के शुरू के 100 दिनों में हर अमरीकी मास्क पहन ले। हालांकि उनके वैक्सीन भी आने वाली है, होपफुली FDA आजकल में वैक्सीन अप्रूव कर देगी, तो अमेरिका में यूके की तरह मिड दिसंबर में वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन वैक्सीनेशन के बावजूद हमें मास्क पहनना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। काज़मी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मास्क पहनना जरूरी है जी, चाहे आप बाहर निकलें, घर के अंदर रहें, लेकिन जब बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहन लें। वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मौसम ठंडा होता जा रहा है और मौसम की ग़िज़ाओं का आज हम जिक्र करने वाले हैं। और जब मौसम सरमा का जिक्र हो और जिस्म को गर्मा देने वाली ग़िज़ाओं की फहरिस्त में सूप का नाम शामिल ना किया जाए तो ये खैर ज़्यादती मानी जाती है, ये मुमकिन नहीं है। सूप एक भरपूर ग़िज़ा समझी जाती है जो अफादियत के लिहाज से भी लाजवाब है और मौसम सरमा के असरात से महफूज रहने या फिर सर्दी के असरात को कम करने के लिए, आपके मुख्तलिफ तरह के मसाइल को दूर करने के लिए, आपका गला ख़राब हो फिर भी आप बड़ा पसंद करते हैं कि आप सूप का इस्तेमाल करते हैं, तो इस मौसम में सूप में अंडे शामिल करके इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सर्द मौसम की शिद्दत का मुकाबला करने के लिए मछली सरे फहरिस्त है, चाहे वो किसी भी सूरत में पकी हुई हो। ये आपके दस्तरखान की रौनक बढ़ाने के साथ साथ आपकी सेहत की भी ज़ामिन है। मछली में बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन अगर ज़्यादा खाएंगे तो फिर क्या होगा, नुकसान होगा। इसी पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो मज़ेदार मछली की मैं बात कर रही हूँ, जो आजकल हर रोज़ शाम को आपका दिल चाहता है कि कहीं जाया जाए और मछली उड़ाई जाए, ये किस किस अंदाज से होते हुए आपके दस्तरखान की जीनत बनती है, इसी हवाले पे पहले बात कर लेते हैं जी। हमारे साथ मौजूद है राना फाहद जो कि मछली मार्केट में मौजूद है। राना फाहद, बताइए हमें मछली मंडी की क्या सूरत हाल है, ताजिरों का क्या कहना है, क्या मसाइल हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जो लाहौर की मरकजी मछली मंडी है उसके बाहर मौजूद हूँ और ये पंजाब की भी एक बड़ी मछली मंडी है। ये बेसिकली जो है वो सर्दियों की सौगात यहाँ पर जो है वो बिकती है, फरोख्त होती है और बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ से मछली खरीदने के लिए आते हैं, क्योंकि सर्दी शुरू होते ही बड़ी तादाद में जो है वो लोग मछली का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ये एक बड़ी मछली मंडी जहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर 800 टन मछली फरोख्त की जाती है, करोड़ों का कारोबार होता है, मगर इस मछली मंडी के मसाइल जो है वो खत्म नहीं हो सके। गंदगी के हर जगह पर ढेर दिखाई देते हैं। अगर मेरा कैमरामैन बाबर रियाज आपको दिखा सके तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है वो यहाँ पर गंदगी है और इस गंदगी में ही जो है वो ये सर्दियों की सौगात रख के जो है वो फरोख्त की जा रही है। इस गंदगी के बायस जो है वो उठने वाला ताफुन
यहाँ पर 1 मिनट भी खड़ा होने जो है वो नहीं देता, मगर इसके बावजूद लोग यहाँ पर आते हैं, अपना कारोबार करते हैं, मजबूरन यहाँ पर जो है वो अपना कारोबार करते हैं और मछली यहाँ पर फरोख्त करते हैं। मगर सूरत हाल ये है कि इस ताफुन के बायस जो करीबी इलाके हैं वो भी शदीद जो है वो अजियत का शिकार हैं। जो ताजर हैं उनका कहना है मुश्किलात आप हमें बता रहे हैं, मसाइल आप हमें दिखा भी रहे हैं साथ साथ के कितनी गंदगी है, कौन है इसका जिम्मेदार, मुतलका इदारे कहाँ पर हैं, क्यों कुछ नहीं किया जा रहा। और दूसरा ये भी बताइए कि मछली मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल करने की बातें हो रही थी, उन मामलात का क्या बना? जी बिल्कुल, जो यहाँ के ताजर हैं उनका कहना है कि मुतअद्दिद बार इस हवाले से हुकूमत से दरख्वास्त कर चुके हैं और हुकूमत की जानिब से भी जो है वो इस हवाले से प्लानिंग की जा रही थी कि इस मछली मंडी को, क्योंकि ये शहर के वस्त में वाक़ है और इसके चारों तरफ में जो है वो रिहायशी इलाके हैं, कारोबारी मराकज हैं और यहाँ से उठने वाला ताफुन जो है वो उनके लिए भी शदीद अजियत का बायस है। तो इस मछली मंडी को किसी खुली जगह पर मुंतकिल करने के हवाले से ताजरों की भी जो है वो ये दरख्वास्त थी, मगर ताहाल ये तमाम दरख्वास्तें जो है वो हुकूमती फाइलों में दब कर रह गई हैं। और ठीक है, बहुत शुक्रिया राना फाहद, आप हमारे साथ मौजूद रहे। मछली मार्केट की आप हमें सूरत हाल दिखा रहे थे कि ताजिर खुद भी चाह रहे हैं कि बाहर, शहर से बाहर कोई ज्यादा जगह हो जहाँ पर वो आराम से अपना कारोबार कर सके। ये तो शहर के बीचों बीच जो है वो एक गंदगी की आमाज़गाह बनती जा रही है। नाज़रीन, अब फिश हमने आपको दिखा दी है कि किन बुरे हालात से निकल के आपके दस्तरखान तक पहुंचती है, लेकिन इसमें ग़िज़ाई अज्जा क्या क्या है, सर्दियों की सौगात है, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी अनम मंजूर हैं, माहिर ग़िज़ायात हैं। अनम, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अनम, फिश और भी हम ग़िज़ाओं की बात करेंगे, लेकिन मछली से ही आगाज़ कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं जो कि सर्दी के मौसम में बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी हम लोग मौसम की यहाँ बात करते हैं तो हमारे कुछ पर्टिकुलर फूड ऐसे हैं जिनको हमने एक सीज़न के साथ लिंक किया होता है। जैसे आपने मछली की बात की तो यूजुअली इसको भी लोगों ने जो है विंटर्स के साथ ही एसोसिएट किया हुआ है। अगर मैं सर्दियों के लिहाज से बात करूँ तो अल्लाह ताला ने भी ये निज़ाम बनाया कि हर सीज़न में जो फ्रूट वेजिटेबल जो उससे मौसम की जो फल सब्जियां या जो भी उसके फ्रूट्स आते हैं वो सारी के उसमें वो अफादियत होती है जो उस मौसम के लिहाज से ज़रूरी होती है। इसी तरह से जो हमारी बॉडी की डिमांड्स होती है। बिल्कुल। अब आप जैसे देखिए विंटर्स हैं, इसमें एक सर्दी का मौसम है, आउटसाइड कोल्ड है, तो हमें कुछ ऐसी खुराक की ज़रूरत है जो हमें इंटरनली थोड़ा वार्म रखे, एक सूदिंग इफेक्ट हो। तो मछली में भी इसी लिहाज से कुछ ऐसे अफादियत है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इस तरह से है कि उसमें कुछ ऐसे ग़िज़ाई अज्जा हैं जो हमें इस मौसम में सर्दी से भी बचाते हैं, प्लस जैसे फ्लू है या कफिंग है, उन सब चीज़ों से भी हमें बचा रहे होते हैं। अच्छा, हमारा बॉडी टेम्परेचर भी फिश क्या नॉर्मल रखती है? थोड़ा बढ़ा देती है क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा, सर्दियों में बहुत गिरा हुआ होता है टेम्परेचर। बिल्कुल, एक्चुअली होता है ये, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, इसेंशियल इसका एक कंपोनेंट है ओमेगा 3 जो हमें बेसिकली जो है ना थोड़ा हीट प्रोवाइड करते हैं। तो हमें एक तरह से जिस कहते हैं टेम्परेचर आपने बात की बढ़ा देते हैं, वो इसीलिए होता है क्योंकि वो फैटी एसिड्स हैं, तो वो हमें थोड़ा सा एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा एक वो वार्म इफेक्ट आता है मछली के बाद। कुकिंग मेथड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, जब भी हम फिश, हमारे फूड बहुत न्यूट्रिटिव वैल्यू, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई होती है, वो न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं। हम उसको कुकिंग मेथड से ना कैलोरी डेंस बना देते हैं, हम पका के उसको भून के उसमें से आधे ग़िज़ा मार देते हैं। और अगर हम फिश की पर्टिकुलर बात करते हैं तो लोग यहाँ पे पसंद करते हैं फ्राइड फॉर्म में। देखें, एक न्यूट्रिएंट डेंस फूड को आपने कैलोरी डेंस बना दिया, जो आपको आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने की बजाय कैलोरीज देते जा रहा है, जो मोटापे की तरफ, आगे बीमारियों की तरफ लेके जा रहा है। तो ये हमने खुद ही अपना कुकिंग मेथड खराब करके उसको एक कैलोरी डेंस फूड बना लिया। तो मैं ये कहूँगी कि फ़िश की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत हाई है। ये हाई प्रोटीन में आ जाती है। जिन लोगों ने वेट लॉस करना होता है, वज़न कम करे होते हैं जो लोग, उनके लिए बहुत अच्छी होती है। जो लोग इस मौसम में, जो लोग बीमार बहुत जल्दी होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। अच्छा, ये इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करती है? बिल्कुल, ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। इसमें कुछ एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा विंटर्स में स्किन ड्राइनेस और हेयर लॉस का इशू ज़्यादा हो जाता है, तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छी है क्योंकि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इसके अंदर है, फैटी एसिड इसमें है जो हमारे जो हाइड्रेटेड रखते हैं आपकी स्किन को भी। अनम, मुझे ये बताइए कि कितने लोग हैं, कुछ भी नहीं चल रहा, फ्री टाइम है, तो हर घंटे के बाद कॉफ़ी चल रही है, इट्स ओके? डिपेंड करता है कि वो किस मिकदार में ले रहे हैं और किस तरह से बना रहे हैं, उसमें दूध की मिकदार कितनी है, कॉफ़ी की कितनी है। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड होता है, चाहे वो जितनी भी अच्छी चीज़ हो, लेकिन उसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है।
इसीलिए कितने टाइम्स ले सकते हैं हम ब्लैक कॉफी या फिर नॉर्मल? 2 to 3 कप्स अ डे जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं, इतने आप ले सकते हैं। इससे ज़्यादा लेंगे तो फिर वो नुकसानदेह हो सकती है। ठीक है, और ये कि जरा कप का साइज भी बताइए लोगों के, तो कप जो है ना वो 2 कप के बराबर 1 कप होता है। नहीं, मैंने जब अगर हम जब कभी बात करते हैं तो हम स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। स्टैंडर्ड कप का मतलब 1 कप मग नहीं, जो बड़े साइज नॉर्मल वाला कप, जो छोटे वाला कप, जो चाय का एक मतलब टी कप जो हमारा होता है उसको मैंने कप कहा। और उसमें अब आपकी चॉइस है कि आपने उसमें शुगर कितनी ऐड करनी है, उसमें मिल्क कितना, वो जितना बढ़ाते जाएंगे आपकी कैलोरी बढ़ती जाएगी। अच्छा, फिश के लिए या फिर सूप के लिए कोई स्पेसिफिक टाइमिंग्स के इस टाइम पे आप करें, अच्छा कुक करके खाएं तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है? इसमें ये है कि आप उसको लंच या अपने डिनर में यूज कर सकते हैं। और सूप को हम लोग अपने स्नैक में भी यूज कर सकते हैं, इवनिंग स्नैक में लाइक 6 और 7 का जो टाइम है उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि मेथड, अगेन मैंने आपको बताया कि वो मैटर करता है कि आपने उसको अगर फ्राइड फॉर्म में है या क्या। अगर फिर उसमें ये कि आप उसको अपने ब्रेकफास्ट के अलावा, ब्रेकफास्ट में आप यूजुअली नहीं ले सकते, कॉफ़ी का इस्तेमाल हम ब्रेकफास्ट में कर सकते हैं। बाकी स्नैक्स के टाइम में आप अपना उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफी फास्टिंग में भी ब्लैक कॉफी ली जा सकती है? ये आपको मेटाबॉलिज्म फास्ट करेगी। जब आप एम्प्टी स्टमक जो है वो ब्लैक कॉफी लेते हैं तो वो आपको मेटाबॉलिज्म फास्ट करेगी। अच्छा, सर्दियों में ऐसे मजे मजे के खाने होते हैं कि खामखा ही आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। सारे सर्दियों के खाने तकरीबन ऐसे ही जैसे आप ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं, वो भी हमारे सर्दियों की एक अच्छा एक वो है, तो वो भी उसमें भी अगेन यही इसी तरह से ओमेगास बहुत ज्यादा हैं। ये उसी क्योंकि इस मौसम में हमें थोड़ा सा वार्म रहना होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनम मंजूर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और हमें बताने के लिए सूप, कॉफी, फिश उनके क्या ग़िज़ाइयत हैं, लेकिन कुकिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजॉय जरूर करें लेकिन एतदाल से आगे ना बढ़ें, फिर खतरा हो जाएगा। मुझे आपने इजाजत देनी है, कल से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।